Let's continue our topic. Crops for Europe. The British also realized that the countryside could not only yield revenue, it could also grow the crops that Europe required. जो ब्रिटिशर्स थे उनको रियलाइज हुआ कि कंट्री साइड में कंट्री साइड कुड नॉट ओनली ईल्ड रेवेन्यू। कंट्री साइड से सिर्फ हम रेवेन्यू ही नहीं ले सकते हैं, इट कुड ऑल्सो हम वहाँ पे कुछ क्रॉप्स को भी ग्रो कर सकते हैं जो यूरोप में रिक्वायर्ड है। जो यूरोप में रिक्वायर्ड क्रॉप्स हैं उनको भी हम कंट्री साइड में, इंडिया के कंट्री साइड में ग्रो कर सकते हैं। By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. By the late 18th century के लास्ट में या लेट 18th century में द कंपनी ने ट्राई करना स्टार्ट कर दिया, ट्राइंग इट्स बेस्ट। उसने अपने कल्टीवेशन को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और उसने कौन कौन से कल्टीवेशन को बढ़ाना स्टार्ट किया? ओपियम एंड इंडिको। ओपियम मीन्स अफीम एंड इंडिको मीन्स नील। नील की खेती पर, अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया कंपनी ने 18th सेंचुरी के एंड तक। इन द सेंचुरी एंड हाफ दैट फॉलोड द ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स्ड cultivators in various parts of India to produce other crops. In the century and a half that followed, इसके लगभग 150 ईयर्स तक क्या हुआ कि इसके बाद लगभग 150 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स ने डिफरेंट प्लेसेस, ब्रिटिशर्स persuaded or forced cultivators in various parts of India to produce other crops. In the century and a half that followed means कि 150 years तक ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उन्होंने परसुएट स्टार्ट किया या फोर्स किया कल्टीवेटर्स को कि वो वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया के कल्टीवेटर्स को उन्होंने फोर्स करना स्टार्ट किया और कहा कि आप लोग इन्हीं क्रॉप्स को ग्रोन करेंगे। दैट इज जूट इन बंगाल। उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसानों को मजबूर करना स्टार्ट कर दिया और कहा कि आप लोग इन्हीं क्रॉप्स को ग्रो करेंगे। और 150 ईयर्स तक दैट इन द कंट्री हाफ फॉलो इन द सेंचुरी एंड हाफ दैट फॉलो, दैट इज 150 ईयर्स। एंड द ब्रिटिश ने फोर्स करना स्टार्ट किया, परसुएट किया कल्टीवेटर्स को, वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडिया को, उनसे कहा कि यार आप ये इन्हीं क्रॉप्स को ग्रोन करेंगे। लाइक जूट इन बंगाल। जूट आप कहाँ बोएंगे? बंगाल में। एंड टी इन आसाम, टी आसाम में। शुगर केन इन यूनाइटेड प्रोविंसेस। शुगर केन आप उत्तर प्रदेश या अब यूनाइटेड प्रोविंसेस में बोएंगे और वो उत्तर प्रदेश में। वीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब, राइस इन मद्रास। उन्होंने उनको बता दिया कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें बोनी है। लाइक जूट इन बंगाल, टी इन आसाम, शुगर केन इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस, नाउ उत्तर प्रदेश, वीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब और राइस इन मद्रास। हाउ वाज दिस डन? ये कैसे किया गया? The British used a variety of methods to expand the cultivation of crops that they needed. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी ज़रूरतों की क्रॉप्स की खेती को फैलाने के लिए या एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने कई तरीके अपनाए। मतलब वैरायटी ऑफ मेथड्स उन्होंने यूज़ किया। किसके लिए? एक्सपैंड द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप दैट दे नीडेड। जो उनको नीडेड थे क्रॉप, उसके लिए उन्होंने उस चीज़ को एक्सपैंड किया। Let us take a closer look at the story of one such crop, one such method of production. आइए इसी तरह की, मतलब हम एक स्टोरी देखते हैं, वन सच क्रॉप एंड वन सच मेथड ऑफ प्रोडक्शन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। डस कलर, आवर फर्स्ट टॉपिक इज डस कलर हैव अ हिस्ट्री? क्या रंग का भी कोई
कोई हिस्ट्री होती है या कलर की भी कोई हिस्ट्री होती है. फिगर 5 एंड 6 आर 2 इमेजेस ऑफ कॉटन प्रिंट्स. फिगर 5 और 6 है, 2 इमेजेस दिए हैं कॉटन प्रिंट्स के. एंड द इमेज ऑन द लेफ्ट शोज अ कलमकारी प्रिंट created by weavers of Andhra Pradesh in India. जो लेफ्ट साइड, द इमेज ऑन द जो लेफ्ट साइड है वो आपको शो कर रही है कलमकारी प्रिंट है. और क्रिएटेड, ये कलमकारी प्रिंट कहाँ पे होता है? वीवर्स, मतलब आंध्र प्रदेश के जो बुनकर हैं, आंध्र प्रदेश इन इंडिया, वो जो बुनकर हैं वो इस कलमकारी प्रिंट क्रिएट करते हैं. कलमकारी प्रिंट को वो क्रिएट करते हैं. एंड ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश में. एंड फिगर 6 दूसरी तरफ अगर आप देखें, फिगर 6 ऑन द राइट it is a floral cotton print designed and produced by William Morris, a famous poet and artist of 19th century. अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं या राइट साइड अगर आप देखते हैं तो क्या दिखता है? ब्रिटेन के जो फेमस पोएट थे ब्रिटेन के जो फेमस पोएट और आर्टिस्ट थे 19th सेंचुरी में, और विलियम मॉरिस ने ये विलियम मॉरिस ने इसे फ्लोरल कॉटन प्रिंट डिज़ाइन किया है. ये जो फ्लोरल कॉटन प्रिंट है ये विलियम मॉरिस ने किया है डिज़ाइन, और ये फेमस पोएट और आर्टिस्ट थे. फिगर 3 में आप देख सकते हैं अ मॉरिस कॉटन प्रिंट लेट 19th सेंचुरी इंग्लैंड. एंड there is one thing common in the two painting. एक थिंग इन दोनों पेंटिंग्स में कॉमन है. बोथ यूज ए रिच ब्लू कलर. दोनों में रिच ब्लू कलर यूज किया गया है. एंड रिच ब्लू कलर मतलब गहरे, मतलब डार्क ब्लू कलर यूज किया गया है. हम इसे कॉमनली कॉल्ड क्या कहते हैं? इंडिको. इसे हम कॉमनली इंडिको के नाम से जानते हैं. एंड डू यू नो हाउ दिस कलर वॉज प्रोड्यूस? क्या आपको पता है ये कलर कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? The blue that you see in these prints was produced from a plant called indigo. जो ब्लू है, that you see, आप जो ब्लू कलर इस प्रिंट्स में देख रहे हैं, was produced from a plant indigo. ये प्रोड्यूस का कौन से प्लांट से हुआ है? इंडिगो के प्लांट से प्रोड्यूस हुआ है. It is likely that the blue dye used in the Morris print in 19th century Britain was manufactured from indigo plants cultivated in India. The blue that you see in this print, ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं ये एक प्लांट से निकला है और उसको हम इंडिको कहते हैं. और इट इज़ लाइकली दैट द ब्लू डाई यूज्ड इन द मॉल. और ये है कि मतलब इस बात की मतलब काफ़ी उम्मीद है या काफ़ी संभावना है कि 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में जो मॉरिस की जो प्रिंट आपने अभी देखा, जो वो लोग प्रिंट में जो कलर यूज़ करते थे, दैट इज़ इंडिको. वो क्या था? इंडिको प्लांट से लिया हुआ कलर था. एंड ब्रिटेन ने जो मैन्युफैक्चर किया वो इंडिको प्लांट्स था. और इंडिको प्लांट्स कहाँ होता था? वो इंडिया में इंडिको प्लांट्स होता था. जो भी ब्लू डाई मॉरिस ने यूज़ की अपनी पेंटिंग्स में, तो वो जो प्रिंट उसने किया 19th सेंचुरी में, तो वो क्या था? इंडिको प्लांट से लिया गया था. ब्रिटेन ने उसे मैन्युफैक्चर किया और वो प्लांट कहाँ से लिया गया था? इंडिको प्लांट से. और इंडिको प्लांट्स का कल्टीवेशन कहाँ होता था? इंडिया में. फॉर इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिको इन द वर्ल्ड फॉर दैट टाइम. इंडिया बिगेस्ट सप्लायर थी इंडिगो की पूरे वर्ल्ड में. बिगेस्ट सप्लायर थी इंडिगो की पूरे वर्ल्ड में. एंड why the demand for indigo? Why the demand for Indian indigo? Why the demand for Indian indigo? That
द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरली इन द ट्रॉपिक। भारतीय जो इंडियन इंडिगो की मांग इतनी ज़्यादा क्यों थी? जो इंडिगो प्लांट है वो ग्रो होता है ट्रॉपिक्स एरिया में। ट्रॉपिक्स एरिया में वो ग्रो होता है। बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वॉज बीन यूज्ड बाय क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लोथ। बाय द 13th सेंचुरी में क्या हुआ? जो इंडियन इंडिगो था वॉज बीन यूज्ड बाय क्लोथ मैन्युफैक्चर्स इन इटली, फ्रांस, ब्रिटेन टू डाई क्लोथ। जो इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में जो कपड़े बनते थे, क्लोथ जो बनते थे, उसको कलर करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? 13th सेंचुरी में हम इंडियन कलर्स का, इंडियन इंडिगो का यूज़ करते थे। इंडियन इंडिगो का यूज़ करते थे। इंडिगो कलर का हम 13th सेंचुरी में जो इंडियन इंडिगो को यूज़ किया जाता था क्लोथ के, जो क्लोथ मैन्युफैक्चर होते थे इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में, उनको डाई करने के लिए, उनको कलर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे? इंडियन इंडिगो का। However, only small amounts of Indian indigo reached the European market and its price was very high. और जो however सिर्फ small amount of indigo, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो जो था वो हमारे मार्केट में रीच हुआ था, और स्मॉल अमाउंट में यूरोपियन मार्केट में वो पहुंचा था। और स्मॉल अमाउंट में कोई भी चीज़ पहुंचती है और उसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो उसकी प्राइस क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। प्राइस बहुत हाई हो गई थी। यूरोपियन मार्केट में स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडिगो पहुंचा था और वो बहुत गुड वैरायटी ऑफ इंडिगो था जो हमारे इंडिया में होता था। तो वो क्या था? तो वहाँ पे प्राइजेस क्या होती चली गई? प्राइजेस बहुत हाई होती चली गई। यूरोपियन क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स therefore had to depend on another plant called wood to make violet and blue dye। जो यूरोपियन क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने वुड, जो यूरोपियन क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स थे जो क्लोथ को मैन्युफैक्चर करते थे, तो उन्होंने क्या किया? देयरफॉर हैड टू डिपेंड, वो किस पे? एक अनदर प्लांट पे डिपेंड थे। और वो कौन सा प्लांट था? वुड था। और वुड था टू मेक वॉयलेट एंड ब्लू डाई। मतलब वो लोग एक दूसरे प्लांट पे डिपेंड थे। वुड था उस प्लांट का नाम, और उस प्लांट से वो लोग क्या करते थे? वॉयलेट और ब्लू डाइज, उस प्लांट को मैन्युफैक्चर करके वो वॉयलेट कलर और ब्लू कलर का यूज़ करते थे। बीइंग अ प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन, वुड वॉज मोर ईजली अवेलेबल इन यूरोप। अब यूरोप में क्या था कि टेम्परेट जोन में ही वो प्लांट होता था। जो वुड ना प्लांट था वो टेम्परेट जोन में होता था। तो टेम्परेट जोन में होने के बाद क्या था कि वो ईजली अवेलेबल हो जाता था यूरोप में। ईजली अवेलेबल यूरोप में वो हो जाता था। एंड इट वॉज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली, सदर्न फ्रांस एंड इन पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन। और ये ग्रोन होता था नॉर्दर्न इटली में, ग्रोन होता था साउथ सदर्न फ्रांस में ग्रोन होता था, और पार्ट्स ऑफ जर्मनी में और ब्रिटेन में ये वुड प्लांट ग्रोन होता था। बाय द कॉम्पिटिशन फ्रॉम इंडिगो, वुड प्रोड्यूसर्स इन यूरोप प्रेशराइज्ड देयर गवर्नमेंट टू बैन द इंपोर्ट ऑफ इंडिगो। अब उनका कंपटीशन किससे था? इंडिया के इंडिगो प्लांट से था, इंडिया के इंडिगो कलर से था। तो इसके कारण ब्रिटेन ने अपने गवर्नमेंट पे यूरोप ने प्रेशराइज किया अपनी गवर्नमेंट को कि जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से इंडिगो कलर, उसको बैन किया जाए। जो हम लोग इंडिया से इंडिगो कलर इंपोर्ट कर रहे हैं उसको बैन कर दिया जाए। यूरोप जितने भी ट्रेडर्स थे उन्होंने प्रेशराइज किया। क्लोथ डाइज however preferred indigo as a dye। क्लोथ जो डायर्स थे, जो क्लोथ डायर थे however preferred indigo as a dye।
हमेशा क्या होता था कि अधिकतर लोग क्या करते थे, जो क्लोथ डायर्स थे, जो कलर करते थे क्लोथ में, वो रेफर किसको करते थे, वो इंडिगो कलर को ही ज़्यादा पसंद करते थे और इंडिगो कलर को ही ज़्यादा रेफर करते थे। आज that indigo produced a rich blue color, whereas the dye from wool was pale and dull. जो इंडिगो का कलर था, जो हमारे इंडिया में इंडिगो प्लांट होता था, उससे जो कलर निकाला जाता था वो बहुत रिच ब्लू कलर था, मतलब बहुत डार्क ब्लू कलर था। एंड चमकदार भी था, चमकदार ब्लू कलर था। बट जो वोड का जो कलर था वो चमकदार भी नहीं था, पेल और डल था। उसका कलर क्या था, पेल और डल था। पेल में बेजान था और फीका था। उसका जो कलर था वो बेजान था और फीका था, उसका कलर था। बाय द 17th century, European cloth producers persuaded their government to relax the ban on indigo import। अब क्या हुआ कि जो यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने परसुएड किया कि गवर्नमेंट टू रिलैक्स द बैन ऑफ इंडिगो इम्पोर्ट। उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को कहा, जो यूरोपियन क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि पहले तो वो प्रेशराइज कर रहे थे कि गवर्नमेंट पे कि इंडिगो का इंपोर्ट बैन कर दिया जाए। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, नहीं, आप उसमें से कुछ बैन को रिलैक्स दे दीजिए। मतलब इंडिगो में उस बैन, जो हमने बैन लगाने के लिए कहा था, उस बैन से आप थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन दे दीजिए। एंड रिलैक्सेशन दे दीजिए। द फ्रेंच बिगन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन सेंट डोमिंगो इन कैरिबियन आइलैंड, the Portuguese in Brazil, the English in Jamaica, and the Spanish in Venezuela. Indigo plantation also came up in many parts of North America. फ्रेंच ने बिगन करना स्टार्ट कर दिया। अब वो कल्टीवेट कर रही थी इंडिगो की। और फ्रेंच ने कल्टीवेट कहाँ किया इंडिगो का, फ्रेंच ने कैरिबियन में किया या कैरिबाई में किया और सेंट डोमिंगो में। ठीक है, फ्रेंच ने कहाँ इंडिगो का कल्टीवेशन स्टार्ट किया था, डोमिंगो में स्टार्ट किया था, सेंट डोमिंगो में और इन द कैरिबाइन आइलैंड। और द पुर्तगीज ने ब्राज़ील में किया था, द इंग्लिश इन जमाइका एंड द स्पेनिश इन वेनेजुला। Indigo plantation also came up in many parts of the North America. जो इंडिगो प्लांटेशन थी वो also came up, वो हमारे नॉर्थ अमेरिका के भी कुछ पार्ट्स में उसे कल्टीवेट किया जा रहा था, उसे बोया जा रहा था। एंड by the end of the 18th century, the demand for इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर। और जो एंड ऑफ द 18th सेंचुरी क्या था, जो डिमांड था इंडिगो का, इंडियन इंडिगो का, वो फिर से क्या हो गया, उसकी डिमांड बढ़ गई, उसकी डिमांड बढ़ गई। एंड ब्रिटेन बिगिन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन इज एक्सपैंडेड ड्रामेटिकली, creating an enormous new demand for cloth dyes. अब ब्रिटेन में क्या हुआ, ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज। अब 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, लास्ट बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी जो डिमांड था इंडियन इंडिगो का वो बढ़ गया था। और अब ब्रिटेन में क्या हुआ, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइज का युग बढ़ गया, बिगिन टू इंडस्ट्रियलाइज। एंड सेकेंड,
और उसके पास जो भी एक्सपैंड जो उसका कॉटन प्रोडक्शन था वो एक्सपैंड हो गया ड्रामेटिकली। ब्रिटेन में क्या हुआ कि उनका जो इंडस्ट्रियलाइज था वो बढ़ गया और जो उसमें कॉटन प्रोडक्शन हो रहे थे वो भी एक्सपैंड हो गया ड्रामेटिकली और क्रिएटिंग एन एनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लोथ डाई। डिमांड बढ़ गया और उन्होंने क्या किया, अब जो कपड़ों में डाई किया जाता था उसकी मांग और तेजी से बढ़ने लग गई थी और क्रिएटिंग इससे एनॉर्मस न्यू डिमांड आ गई थी क्लोथ डाइज के लिए। एनॉर्मस न्यू डिमांड्स आ गई थी क्लोथ डाई के लिए एंड क्लोथ डाई के लिए न्यू डिमांड आने लगी थी। while the demand for indigo increased, लेकिन जो डिमांड थी वो जब इंडिको की डिमांड रोज रोज मतलब इंडिको की डिमांड इंक्रीज होती जा रही थी और इट्स एग्जिस्टिंग सप्लाई फ्रॉम द वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका कोलैप्स फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन। लेकिन तभी क्या हुआ, उसी टाइम में जो वेस्ट इंडीज था और जो अमेरिका थे उससे मिलने वाले जो वेस्ट, इसी कारण क्या हुआ वेस्ट इंडिया और अमेरिका कोलैप्स फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन। वेस्ट इंडिया और अमेरिका में कोलैप्स हो गया क्योंकि जो इसकी एग्जिस्टिंग सप्लाई थी इंडिको की उसके कारण वेस्ट इंडिया और अमेरिका में कुछ रीजन से कोलैप्स हो गया, वैरायटी ऑफ रीजन से उनके बीच में कोलैप्शन हो गया। और 1783 एंड 1789 के 1783 between 1783 and 1789 the production of indigo in the world fell by half। 1783 और 1789 में क्या था, जो प्रोडक्शन था इंडिको का इन दी वर्ल्ड फेल बाय हाफ। मतलब क्या हुआ, मतलब इंडिगो का प्रोडक्शन बिल्कुल हाफ हो गया पूरे वर्ल्ड में। सिर्फ अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जो कोलैप्स हुआ उस वैरायटी ऑफ रीजन से, और जो 1783 और 1789 में जो प्रोडक्शन थे इंडिगो का पूरे वर्ल्ड में वो अब हाफ हो गया था। एंड cloth dyers in Britain now desperately looking for new source of indigo supply। और जो क्लोथ डायर्स थे, क्लोथ डायर्स in Britain in the world fell by half and cloth dyers in Britain now desperately looking for new source of indigo supply। अब जो क्लोथ बायर्स थे जो ब्रिटेन के, वो क्या कर रहे थे, डेस्परेटली कोई नया रास्ता ढूंढ रहे थे, कोई नया सोर्स ढूंढ रहे थे जिससे कि इंडिगो की सप्लाई, इंडिगो का जो प्रोडक्शन था, इंडिगो की जो सप्लाई, जो मैन्युफैक्चर था वो दोबारा स्टार्ट किया जा सके। एंड फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोक्यूर्ड, मतलब कि ये नील कहाँ से, ये इंडिगो कहाँ से मिल सकता था, ये इंडिगो कहाँ से मिल सकता था। एंड our next topic is Britain turns to India। Britain turns to India। And Britain turns to India। Faced with the rising demand for indigo in Europe, the company in India looked for ways to expand the area under indigo cultivation। ब्रिटेन ने अपना फेस मतलब अपनी दिलचस्पी इंडिया के प्लांटेशन, इंडिगो प्लांटेशन में दिखाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब इस पे उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन फेस विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप। उन्होंने फेस किया मतलब यूरोप में जो डिमांड थी इंडिगो की वो बढ़ती जा रही थी और ईस्ट की बढ़ती जा रही थी। द कंपनी इन इंडिया लुक फॉर वे टू एक्सपैंड। जो कंपनी थी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया में देख रही थी कि इस एरिया को, मतलब इस कल्टीवेशन को, इस इंडिगो की कल्टीवेशन को इंडिया में एक्सपैंड किया जाए, उसका तरीका ढूंढ रही थी वो, एक्सपैंड करने का तरीका ढूंढ रही थी वो।
एंड प्लांटेशन क्या होता है? दैट अ लार्ज फार्म ऑपरेटेड बाय अ प्लांटर एम्प्लॉइंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। जो प्लांटेशन होता है, एक लार्ज फार्म उसको ऑपरेट करती है और उसमें बाई प्लांट्स किए जाते हैं, लेकिन इसमें जो प्लांटर करता है, जो प्लांट बोता है, वो जो एम्प्लॉय इसमें वर्क करते हैं वो वेरियस फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर होते हैं। वो वेरियस फॉर्म्स ऑफ उन्हें फोर्सली काम करवाया जाता है, जगह जगह से लेकर आया जाता है। लाइक प्लांटेशन आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन। और वहाँ पे क्या क्या चीज़ बोई जाती हैं वहाँ पे, और इसी तरह हम उन्हें क्या कहते हैं? प्लांटेशन कहते हैं, बगान कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, शुगर केन, टोबैको, टी एंड कॉटन वहाँ पर बोए जाते हैं। From the last decade of the 18th century, from the last decades of the 18th century में क्या हुआ? Indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market. लास्ट डिकेड में क्या हो? जो 18th सेंचुरी, लास्ट डिकेड में 18th सेंचुरी में बंगाल में, वेस्ट बंगाल यू कैन से, लास्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी, जो इंडिगो कल्टीवेशन था बंगाल में, उसे एक्सपैंड किया गया रैपिडली और बंगाल में इंडिगो केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट। और बंगाल में जो इंडिगो पैदा हो रहा था वो इंडिगो दुनिया के बाज़ारों में छा गया। मतलब जो बंगाल में इंडिगो रैपिडली एक्सपैंड किया जा रहा था, उससे क्या हुआ? डोमिनेट मतलब पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड मार्केट में इंडिगो हमारा छा गया था। एंड इंडिगो हमारा छा गया था। इन 1788 only about 30% of the indigo imported into Britain was from India। और 1788 में क्या हुआ था? सिर्फ 30% ऑफ द इंडिगो 30% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्ट इनटू ब्रिटेन वॉज फ्रॉम इंडिया। सिर्फ 30% हम इम्पोर्ट कर रहे थे। इम्पोर्ट क्या कर रहे थे? सिर्फ 30%। जो इंडिगो इंडिया में हम कल्टीवेशन कर रहे थे उसका सिर्फ 30% हम ब्रिटेन में इंपोर्ट कर रहे थे। बाय 1810 द प्रपोर्शन हैड गॉन अप टू 95%। 1788 में आप 30% कर रहे थे और 1810 में आपने क्या किया? 95% आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, या 95% इंडिया एक्सपोर्ट कर रही थी ब्रिटेन में। एंड इम्पोर्ट इनटू ब्रिटेन। इंडिकी का मतलब ब्रिटेन में इंपोर्ट हो रहा था 1788 में, और 1810 में ये प्रपोर्शन 30% से बढ़कर 95% हो गया था। एट द इंडिको ट्रेड as the indigo trade grew, commercial agents and officials of the company began investing in indigo production। क्या जैसे जैसे इंडिगो का जो ट्रेड था वो ग्रीव होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, जो हमारे कॉमर्शियल एजेंट थे और जो ऑफिसर थे ऑफ द कंपनी, उन्होंने इन्वेस्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उन्होंने इंडिगो प्रोडक्शन में स्टार्ट कर दी थी। और ओवर द ईयर्स ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट किस में किया था? इंडिगो में इन्वेस्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और ओवर द ईयर्स many company officials left their jobs to look after their indigo business। ओवर द ईयर्स क्या हुआ था कि जो मैनी कंपनी थी, जो ओवर द ईयर्स क्या हुआ था? मैनी कंपनी ऑफिसर्स ने अपनी जॉब को लेफ्ट कर दिया और उन्होंने क्या किया? उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, इंडिगो का बिजनेस। उन्होंने अपनी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से अपनी जॉब को लेफ्ट किया और उन्होंने फिर किसमें अपनी जॉब उन्होंने किसने किया? जॉब टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस। मतलब अपने इंडिगो के लुक आफ्टर और अपने इंडिगो के बिजनेस को उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए स्टार्ट कर दिया। और अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई
profits. Numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters. और इसमें क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बीता, जो इंडिया के ऑफिसर थे उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और उन्होंने भी इंडिया में मतलब इंडिको को एक्सपैंड करने के लिए उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। और उनको पता था कि अट्रैक्टेड मतलब वो किस चीज़ से अट्रैक्ट हुए थे, हाई प्रॉफिट से अट्रैक्ट हुए थे, हाई प्रॉफिट से अट्रैक्ट हुए थे। और स्कॉट्समैन, जो स्कॉटलैंड के स्कॉट्समैन थे और जो इंग्लिश मैन थे इंग्लैंड के, बहुत सारे लोग भारत आ गए थे। वो केम टू इंडिया एंड बिकेम प्लांटर, और वो प्लांटर्स बन गए। ठीक है, केम टू इंडिया और वो प्लांटर्स बन गए। और प्लांटर्स बनकर वो क्या कर रहे थे, प्लांटेशन कर रहे थे। ठीक है, बाय ए प्लांटर एम्प्लॉय, मतलब प्लांटर्स बनकर वो प्लांटेशन करवा रहे थे, नील के बागान लगवा रहे थे, नील की खेती करवा रहे थे। Those who had no money to produce indigo could get loans from the company and the banks that were coming up at the time. और जिनके पास इंडिको, जिनके पास मतलब कि पैसे नहीं थे कि वो प्रोड्यूस करें, इंडिको को प्रोड्यूस करें, वुड गेट लोन, उन्हें लोन मिल जाता था कंपनी से। और जो बैंक था दैट टाइम, और जो नए नए बैंक थे दैट वर कमिंग अप एट दी टाइम, मतलब जो नए नए बैंक थे वो मतलब तैयार रहते थे आपको लोन देने के लिए ऑलवेज। एंड हाउ वॉज इंडिको कल्टिवेटेड, आवर फोर्थ टॉपिक इज हाउ वॉज इंडिको कल्टिवेटेड। देयर वर टू मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिको कल्टिवेशन, मतलब टू मेन सिस्टम थे इंडिको को कल्टिवेट करने के। फर्स्ट जो था वो निच था, फर्स्ट निच, एंड सेकेंड था रैती। सेकेंड क्या था, रैती था, सेकेंड रैती और फर्स्ट निच था। विद इन द सिस्टम ऑफ निच कल्टिवेशन, अगर फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं निच कल्टिवेशन। निच कल्टिवेशन का जो सिस्टम था वो, उसमें क्या था कि जो प्लांटर थे वो प्रोड्यूस कर रहे थे इंडिको इन लैंड दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल। ठीक है, निज में क्या था, मतलब टू मेन सिस्टम थे इंडिको कल्टीवेशन के, एक निज था, सेकेंड रैती था। और निज कल्टीवेशन में रोयती था। निज कल्टीवेशन में क्या था, फर्स्ट निज कल्टीवेशन जो प्लांटर थे वो इंडिको प्रोड्यूस कर रहे थे इंडिया में, और वो डायरेक्टली मतलब वहाँ उस लैंड पे वो प्रोड्यूस कर रहे थे इंडिको इन प्लांट्स, उस लैंड पे वो प्रोड्यूस कर रहे थे जहाँ पे उनका डायरेक्टली कंट्रोल था, वहाँ पर वो उसको प्लान कर रहे थे। एंड he either bought the land or rented it from other zamindar and produced indigo by directly employing hired laborers। और जो वो लोग क्या करते थे कि आदर वो खरीद लेते थे लैंड या रेंट पे ले लेते थे लैंड जमींदारों से, आदर वो खरीदते थे लैंड या रेंट पे जमींदारों से वो लैंड ले लिया करते थे। और क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे इंडिको को प्रोड्यूस करते थे बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर। और इंडिको को प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या करते थे, मजदूरों को काम पर लगा दिया करते थे, खेती के लिए। एंड द प्रॉब्लम विथ निच कल्टीवेशन, और निच कल्टीवेशन के साथ क्या प्रॉब्लम थी, द प्लांटर्स found it difficult, जो planters थे found it difficult to expand the our next topic, the problem with niche cultivation। फिफ्थ है the problem with niche cultivation के साथ क्या प्रॉब्लम आई थी, जो प्लांटर्स थे वो found it difficult, वो उनको डिफ़िकल्टी हो रही थी to expand the area under niche cultivation, उन्हें डिफ़िकल्टी हो रही थी कि मतलब वो एक्सपैंड करे एरिया अंडर निच कल्टीवेशन में। क्योंकि निच कल्टीवेशन में क्या था, जहाँ पे उनका डायरेक्टली, जिस लैंड पे उनका डायरेक्टली कंट्रोल रहता था वो उस लैंड पे क्या करते थे, इंडिको की खेती करना स्टार्ट कर देते थे। और
और जहाँ तक देखा जाए निज में, निज मतलब उनका खुद का कल, निज निज कल्टीवेशन मीन्स था कि खुद के लैंड पे वो कल्टीवेशन स्टार्ट उन्होंने कर दिया था, क्योंकि उनका डायरेक्टली कंट्रोल अपने खुद के लैंड पे ज़्यादा था। आज तो वो क्या चाहते थे कि उन्हें डिफ़िकल्टी आ रही थी, वो इस कल्टीवेशन को, इंडिको को एक्सपैंड करना चाहते थे। इंडिको कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड। जो इंडिको था वो कल्टिवेटेड कहाँ पे हो सकता था? सिर्फ फर्टाइल लैंड पे, उपजाऊ मिट्टी पे उसका कल्टीवेशन हो सकता था। एंड दीज वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, एंड दीज वर डेंसली, जहाँ पे इंडिको की खेती की जा सकती थी, ऐसी ज़मीनों पर जो फर्टाइल ज़मीन थी, जो फर्टाइल लैंड था, ऐसी ज़मीनों पे क्या था? डेंसली पॉपुलेटेड लोग थे। मतलब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर क्या करते थे? रहते थे। एंड ओनली स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड। और जो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते थे, और यहाँ वहाँ मतलब सिर्फ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। जो निज है उनके हाथों में मतलब ओनली स्मॉल प्लॉट जो स्कैटर्ड है, इधर उधर हैं, वही प्लॉट वो एक्वायर कर पाते थे जो इस प्लांटेशन के लिए। एंड प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरियाज इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टिवेट इंडिको इन प्लांटेशन। लेकिन जो प्लांटर्स थे, जो स्कॉटिश थे, जो स्कॉट्समैन थे, और जो इंग्लिश मैन जो इंडिया आए थे, उनको क्या था? उनको बड़े बड़े खेतों की ज़रूरत थी। उन्हें इंडिको की खेती करने के लिए बड़े बड़े खेतों की, उन्हें बड़े बड़े लैंड्स की ज़रूरत थी। और इस तरह की ज़मीन वो ढूंढ रहे थे कि मतलब वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम। उन्हें इस तरह की ज़मीन कहाँ से मिल सकती है? इस तरह की ज़मीन उन्हें कहाँ से मिल सकती है? दे अटेम्प्ट टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिको फैक्ट्री एंड evict the peasants from the area uh, but this always led to conflicts and tension. अब वो ढूंढ रहे थे कि उन्हें सच लैंड, बड़े बड़े लैंड कहाँ से मिल सकते हैं। उन्होंने इंडिको की फैक्ट्री के उन्होंने क्या किया? इंडिको की फैक्ट्री के पास ही कोशिश की कि वो पीसेंट्स को वहाँ से हटा दें, ठीक है। और उन्होंने वहाँ पे कोशिश की कि वहीं पर वो ज़मीन ले लें, पीसेंट्स को वहाँ से हटाकर वहीं पे वो ज़मीन ले ले और वहाँ किसानों को हटा दिया जाए, उनका ये सोचना था। और जब वो ये सोच रहे थे, लेकिन इसके कारण क्या होता था कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन बढ़ जाती थी। किसानों और ब्रिटिशर्स या स्कॉट्समैन और इंग्लिशमैन के बीच में हमेशा टेंशन ग्रोन अप हो जाती थी, टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट होने लगता था, क्योंकि जो कंपनी थी वो हमेशा सोचती थी कि वो लीज पे लैंड ले ले इंडिको फैक्ट्री के पास, जिससे कि उनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचेगा, कई चीज़, तो वो ये सोचती थी। एंड नॉर वॉज लेबर ईजी टू मोबिलाइज, बट जो लेबर थे, a large plantation required a vast number of hands to operate. लेकिन लेबर मिलना भी, वहाँ पर लेबरों का इंतज़ाम करना भी बहुत मुश्किल हो जाया करता था। लेबरों को का मतलब मोबिलाइज करना बहुत मुश्किल था। A large plantation required a vast number of hands to operate. जो large plantation required, वहाँ पे लार्ज प्लांटेशन की ज़रूरत थी, अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट। मतलब अगर आप बड़े प्लांटेशन कर रहे हो तो इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ हैंड, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ हैंड्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी प्लांट्स करने के लिए या इंडिको की खेती को ऑपरेट करने के लिए। एंड
labor was needed precisely at a time when peasants were usually busy with their rice cultivation. और क्या होता था, जो लेबर बहुत मुश्किल से मिल पाते थे, और क्योंकि लेबर दैट टाइम जब इंडिगो की खेती होती थी, अधिकतर ज़्यादातर जो पीसेंट्स थे वो यूजुअली बिजी रहते थे राइस के कल्टीवेशन में, राइस के कल्टीवेशन में यूजली बिजी रहते थे। इस कारण से जब इंडिगो की प्लांटेशन होती थी तो राइस की भी प्लांटेशन होती थी, राइस की भी कल्टीवेशन होता था, तो वो अधिकतर अपने राइस के कल्टीवेशन में बिजी रहते थे, तो उन्हें लेबर मिल पाना बहुत मुश्किल काम था। लेट्स फर्स्ट रीड अबाउट फिगर 7। फिगर 7, The slave revolt in Saint Domingue, August 1791, और पेंटिंग बाय जनवरी स्कुडोल्स्की। ये पेंटिंग किसने किया है? जनवरी स्कुडोल्स्की ने अगस्त 1791 में उन्होंने पेंटिंग किया। और इसमें क्या है, सेंट डोल्स्की के गुलामों की बगावत, मतलब जो स्लेव थे, जो वहाँ पे स्लेव थे वो रिवोल्ट कर रहे हैं, और कहाँ पे? सेंट डोमिंग्यू में वो लोग रिवोल्ट, सेंट डोमिंग्यू में वो बगावत पर उतर आए, बगावत कर रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं अगस्त 1791 में। और इन द 18th century French planters produced indigo and sugar in the French colony। 18th सेंचुरी में क्या था, जो फ्रेंच प्लांटर्स थे वो प्रोड्यूस कर रहे थे इंडिको और शुगर। फ्रेंच कॉलोनी इंडिको और शुगर को प्रोड्यूस कर रहे थे फ्रेंच कॉलोनी एट सेंट डोमिंग्यू इन द कैरिबाइन आइलैंड। ठीक है, फ्रेंच प्लांटर्स प्रोड्यूस कर रहे थे इंडिको और शुगर, और कहा? फ्रेंच कॉलोनी में और सेंट डोमिंग्यू इन द कैरिबाइन आइलैंड में प्रोड्यूस कर रहे थे, उन्होंने वहां पे उत्पादक शुरू किया। और द अफ्रीकन स्लेव हु वर्कड ऑन द प्लांटेशन रोज इन रेबेलियन इन 1791, बर्निंग द प्लांटेशन एंड किलिंग देयर रिच प्लांटर्स। और द अफ्रीकन स्लेव हु वर्कड, जो अफ्रीकन स्लेव थे जो प्लांटेशन में काम करते थे, वहां पे क्या हुआ? रोज इन रिबेलियन इन 1791, वो बगावत पर उतर आए थे। रिबेलियन मीन की बगावत कर देना, विद्रोह पर उतर आए थे। और विद्रोह के कारण उन्होंने क्या किया? बर्निंग द प्लांटेशन, उन्होंने बर्न कर दिया प्लांटेशन को, उन्होंने पूरे प्लांटेशन को बर्न कर दिया, और उन्होंने अपने रिच प्लांटर्स को, जो मालिक थे, जो धनी मालिक थे, उनको भी मार डाला। और इन 1792 में क्या हुआ? जो फ्रांस एबॉलिश्ड स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनी। इन 1792 में जो फ्रांस है उसने एबॉलिश कर दिया था स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज में। जो 1792 में फ्रांस ने अपने कॉलोनीज में क्या किया? जो स्लेवरी मतलब दास जो प्रथा थी उसने समाप्त कर दिया, उसको कोलैप्स कर दिया, उसको एबॉलिश कर दिया। These events led to the collapse of the indigo plantation on the Caribbean land। और इसके कारण क्या हुआ? जो इंडिगो का जो प्लांटेशन था, इंडिगो का प्लांटेशन जो कैरिबियन आइलैंड में किया जा रहा था, वो क्या हुआ? कोलैप्स हो गया, वो पूरी तरह से खेती बंद हो गई, इंडिगो की जो खेती थी वो बंद हो गई। हम स्लेव किसको कहते हैं? दैट स्लेव, a person who is owned by someone else, the slave owner। मतलब कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो किसी मतलब ओनर के यहाँ, मतलब ओनर उसको खरीद लेता है, तो वो वहाँ पे स्लेव ओनर के अंडर में काम करता है। और स्लेव हैज नो फ्रीडम और इज कंपेल्ड टू वर्क फॉर द मास्टर। स्लेव को कोई फ्रीडम नहीं दी जाती, और वो कंपेल मतलब अपने मास्टर, जो उसका मास्टर कहेगा वही उसको करना पड़ता है।
स्लेव को कोई भी फ्रीडम नहीं दी जाती और जो उसका मास्टर कहेगा वही उसको वो वर्क करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट, निच कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज niche cultivation on a large also required many plows and bullocks। एक तो हमें सबसे पहले हमें लेबर की ज़रूरत पड़ती थी, उसके लिए वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स की ज़रूरत पड़ती थी ऑपरेट करने के लिए, लेकिन दैट टाइम हमें लेबर भी नहीं मिल पाते थे क्योंकि लेबर कहाँ थे, बिजी थे, राइस कल्टीवेशन में वो बिजी रहते थे। और जो निच कल्टीवेशन है ऑन द लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लाउज एंड बुल्लक्स। और निच कल्टीवेशन में क्या था, लार्ज स्केल में आपको लेबर्स की तो ज़रूरत थी, आपको प्लाउज और बुल्लक्स की भी ज़रूरत पड़ती थी। आपको प्लाउ जो हल है और जो बुल्लक्स है उनकी भी ज़रूरत होती थी। एंड 1 बीघा ऑफ इंडिको कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लाउ। अगर आप 1 बीघा बो रहे हो, कल्टीवेट मतलब 1 बीघा इंडिको का कल्टीवेट कर रहे हो, तो आपको 2 प्लाउ की ज़रूरत पड़ती थी। और दिस मीन दैट अ प्लांटर विथ मतलब अगर वो 1000 बीघा में इंडिको कल्टीवेट कर रहा है, कल्टीवेशन कर रहा है, तो उसे 2000 प्लाउ की ज़रूरत पड़ती थी, 2000 प्लाउ की ज़रूरत पड़ती थी। एंड इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लाउज वॉज अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन आपका इन्वेस्टिंग ऑन इस प्लाउ को खरीदना और उस प्लाउ को मेंटेनेंस करना वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। नॉर कुड सप्लाई बी इजली गॉट फ्रॉम दी पीसेंट since their plows and bullocks were busy on their rice field, again exactly at the time that the indigo planters needed them। देखिए, जब जब इंडिको प्लांटर्स को लेबर की ज़रूरत पड़ी तब भी वो बिजी थे, और इंडिको प्लांटर्स को जब प्लाउ और बुल्लक की ज़रूरत पड़ी तब भी वो बिजी थे, क्योंकि वो जो पीसेंट्स के पास प्लाउ और जो बुल्लक थे वो अपने फील्ड में राइस की खेती करने के लिए अपने फील्ड में वो उसका इस्तेमाल कर रहे थे। बट यहाँ लिखा है कि सप्लाई नॉर कुड द सप्लाई भी इजली गॉट फ्रॉम दी पीसेंट सिंस देयर प्लाउ। यहाँ वही है कि सप्लाई भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो पीसेंट का, जो किसानों का प्लाउ था और जो बुल्लक था वो बिजी था राइस फील्ड में। वो कहाँ पे बिजी थे, राइस फील्ड में, राइस की खेती करने में वो लोग बिजी थे। एंड अगेन क्या हुआ, एग्जैक्टली इसी टाइम पे लेबर भी बिजी थे, इसी टाइम पे प्लाउ और बुल्लक भी बिजी हो गए। टिल द लास्ट 19th century में planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation। लास्ट 19th सेंचुरी के लास्ट तक क्या हुआ, जो निच कल्टीवेशन के जो प्लांटर्स थे, जो मालिक थे, वो निच प्लांटर्स थे, जो प्लांटर्स वर देयरफॉर रेलुकेंट। प्लांटर्स आप रेलुकेंटली एक्सपैंड करना चाहते थे इंडिको को एरिया को, और कौन से सिस्टम से, निच के सिस्टम से वो एक्सपैंड करना चाहते थे। लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिको वॉज अंडर दिस सिस्टम। और इस सिस्टम में क्या था कि जो लेस देन इस सिस्टम में था कि 25% से भी लेस में इंडिको की प्रोड्यूसिंग की जा रही थी। इस सिस्टम से, निच कल्टीवेशन से हम 25% से भी कम जगह पर इंडिको की खेती कर रहे थे, इंडिको की प्लांटेशन कर रहे थे। एंड the rest was under an alternative mode of cultivation। और हम 25% से भी कम में निच सिस्टम को अप्लाई कर रहे थे इंडिको की कल्टीवेशन में। और जो बाकी ज़मीन थी वहाँ किसके अंतर्गत थी, जो बाकी ज़मीन थी, अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टीवेशन क्या था, रेती सिस्टम था, या रेती सिस्टम था, रेती। Our next topic, that is last, indigo on the land of royals।
अंडर द क्रॉप्स फॉर यूरोप में लास्ट टॉपिक क्या आ रहा है? इंडिको ऑन द लैंड ऑफ रॉयल, लैंड ऑफ रैयत, रैयतों की जमीन पे नील की खेती, रैयतों की जमीन पे नील की खेती। और जो रैयतों की आप जमीन पे नील की खेती करोगे तो रैयत हमने पढ़ा था कि उनकी खुद की प्लांट होती है, खुद की प्लांटेशन, मतलब खुद का लैंड होता है। और खुद का लैंड था तो हमने जो रोतवारी सिस्टम भी अप्लाई किया था वहाँ पे, रोतवारी सिस्टम हमने यूज किया था अपने साउथ साइड में, हमने रोतवारी सिस्टम को यूज किया था और डायरेक्टली हम उनसे सेटल करते थे। दैट अंडर द रोटी सिस्टम द प्लांटर्स, अंडर द रेती सिस्टम जो द प्लांटर्स फोर्स्ड द रॉयट्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। अंडर दी रॉयल्टी सिस्टम में क्या हुआ था? जो प्लांटर्स थे, जो बागान के मालिक थे, वो रैतों के साथ एक, मतलब रैतों के साथ जो जिनका खुद का लैंड था, उनसे कहते थे एक एग्रीमेंट, फोर्सली उनसे एक एग्रीमेंट पे, उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराते थे, एन एग्रीमेंट सत्ता पे। एट टाइम्स दे प्रेशराइज द विलेज हेडमैन, और एट टाइम्स वो उस टाइम पे क्या करते थे कि वो प्रेशराइज करते थे विलेज हेडमैन को, प्रेशराइज करते थे वो विलेज हेडमैन को कि वो टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रॉयट्स। एट द टाइम रॉयट्स मतलब प्लांटर्स होते, जिनका लैंड होता था, और वो क्या करते थे, वो एक कॉन्ट्रैक्ट ज़बरदस्ती उनसे फोर्स करके साइन करा देते थे। और उससे वो क्या करते थे, जो गांव का हेडमैन था, जो सरपंच थे, जो भी हेडमैन था, उससे कहते थे, उसे वो कॉन्ट्रैक्ट दे देते थे और उससे कहते थे कि आपके गांव में जितने भी लोग, जितने रॉयट्स हैं, जिनके खुद के लैंड्स हैं, जितने रॉयट्स हैं, आप उनके बिहाफ में इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करिए, आप उनके बिहाफ में इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करिए। और those who signed the contract got cash advance from the planters at low rate of interest to produce indigo। और जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता था उन्हें एडवांस में कैश दे दिया जाता था, और वो भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में उन्हें कैश अवेलेबल करा दिया जाता था, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में। बट the loan committed the Royal to cultivating indigo on at least 25% of the area under his holding। लेकिन जो रॉयट थे वो इंडिगो का कल्टीवेशन करते थे, बट अपनी ज़मीन के, मतलब 25% एरिया या अपनी ज़मीन के 25% लैंड पर ही वो रॉयट की खेती किया करते थे, रॉयट की खेती वो उसमें किया करते थे। एंड the planter provided the seed and the drill। जो प्लांटर थे वो प्रोवाइड करते थे सीड और द ड्रिल, वो जो प्लांटर थे, जो बागान के मालिक थे, वो सीड और जो ड्रिल मतलब जितनी भी मशीन थी वो उनको प्रोवाइड करते थे ड्रिल करने के लिए, खेत जोतने के लिए। while the cultivators prepared the soil, जो कल्टीवेटर थे वो प्रिपेयर करते थे सॉइल और सॉट द सीड एंड लुक्ड आफ्टर द क्रॉप, और वो मतलब बीज बोते थे, मिट्टी को तैयार करते थे, बीज बोते, और फसलों की देखभाल करने का जो जिम्मा था वो किस पर था? लुक्ड आफ्टर कल्टीवेटर एंड सॉ द सीड एंड लुक आफ्टर द क्रॉप, और वही कल्टीवेटर थी उसको, उसका ध्यान पूरी तरह से रखते थे। एंड बीघा मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड होता है, एक यूनिट होती है जिससे आप मेजर करते हो लैंड को। एंड बिफोर ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश रूल के पहले क्या था? द साइज ऑफ दिस एरिया वेरी, जो साइज ऑफ
इस एरिया के जो लैंड के साइज थे वो बहुत वेरी थे, डिफरेंट डिफरेंट थे। और इन बंगाल द ब्रिटिश स्टैंडर्डाइज इट टू अबाउट 1/3 ऑफ एन एकड़। और बंगाल में जो ब्रिटिशर्स ने इसका जो एरिया है, एक मतलब एरिया डिफाइन कर दिया था, स्टैंडर्डाइज एरिया उन्हें दिया था, डिफाइन कर दिया था 1/3 ऑफ एन एकड़, मतलब 1/3 ऑफ एन एकड़ उन्होंने डिफाइन कर दिया था। एंड फिगर 8 क्या था? वर्कर्स हार्वेस्टिंग। जो वर्कर्स हैं वो वर्कर्स हार्वेस्टिंग इंडिको इन अर्ली 19th सेंचुरी बंगाल। 19th सेंचुरी की अर्ली में स्टार्टिंग में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते थे। मतलब इसमें जो शो किया गया है, जो बंगाल के मजदूर थे वो नील की खेती करते थे अर्ली 19th सेंचुरी में। एंड फ्रॉम Colesworthy Grand Rural Life in Bengal 1860. In India, the indigo plant was cut mostly by men. और इंडिया में क्या था, ये जो प्लांट की कटिंग होती थी वो अधिकतर लोग मतलब मोस्टली बाय मेन करते थे उसकी कटिंग। एंड रूरल लाइफ इन बंगाल को शो करा 1806 से, मतलब कोलेसवर्दी ग्रांट। एंड फिगर 9 में क्या था? द इंडिको प्लांट बीइंग ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड टू द फैक्ट्री। जो इंडिको प्लांट है वो फील्ड से कहाँ लेके आया जा रहा है? फैक्ट्री तक लाया जा रहा है। हाउ वॉज इंडिको प्रोड्यूस, मतलब इंडिको को कैसे प्रोड्यूस किया जाए। हाउ वॉज इंडिको प्रोड्यूस? इंडिको कैसे प्रोड्यूस होता था? फर्स्ट कंप्लीट दिस टॉपिक दैट व्हेन द क्रॉप वाज डिलीवर्ड टू द प्लांटर आफ्टर द हार्वेस्ट। जब हम जो क्रॉप को डिलीवर कर देते थे प्लांटर को हार्वेस्ट करने के बाद, और उसके बाद अ न्यू लोन वाज गिवन टू द रॉयल एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन। और उसके बाद दोबारा उन्हें एडवांस या दोबारा उन्हें लोन दे दिया जाता था, रैयत को दोबारा लोन दे दिया जाता था, और ये साइकिल बनती चली गई। जैसे आप हार्वेस्ट करके लेके जाओगे, दोबारा फिर से कल्टीवेशन, इंडिको की कल्टीवेशन के लिए फिर से क्या होगा, फिर से वो लोग आपको लोन दे देंगे, स्टार्ट कर देंगे। पीसेंट हु वर इनिशियली टेम्प्टेड बाय द लोन। जो पीसेंट्स थे हु वर initially tempted by the loan, उन्हें tempted by the loan soon realize how harsh the system was। उन्हें जल्द ही ये बात समझ में आ गई थी कि उन्हें ये मतलब वो जो किसान पहले इस लोन से बहुत आकर्षित हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे, उन्हें जल्दी रियलाइज हो गया था ये जो सिस्टम है वो कितना हार्श सिस्टम है। उन्हें जल्द रियलाइज हो गया था ये जो लोन वाला सिस्टम है, ये जो लोन वाला सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा हार्श सिस्टम है। हार्ड द सिस्टम वॉज, द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिको दे प्रोड्यूस वॉज वेरी लो। और जो प्राइस था दे गॉट फॉर द इंडिको, और उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी, जो वो प्रोड्यूस करते थे, जो हार्वेस्ट करके लेकर आते थे, जो वो बहुत कम थी। और एंड द साइकिल ऑफ लोन्स वर नेवर एंडेड। और ये जो साइकिल था लोन का वो कभी एंड ही नहीं हुआ। वो हार्वेस्ट करते थे, लेकिन हार्वेस्ट करने पर भी क्या होता था, उनको बहुत ही लो पेमेंट दी जाती थी। खेती करना, उसको हार्वेस्ट करना, उसकी देख रेख करना, फिर भी उन्हें क्या होता था कि बहुत ही कम पेमेंट दी जाती थी। एंड प्रिफर टू और ये जो लोन की साइकिल है वो कभी भी एंड नहीं हुई। ये जो लोन की साइकिल है वो कभी भी एंड नहीं हुई। देयर वर अदर प्रॉब्लम्स टू, कुछ अदर प्रॉब्लम्स भी थे। The planters usually insisted that indigo be cultivated on the best soil, in which peasants prefer to cultivate rice। अब क्या हुआ, जो एक कुछ अदर प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे सामने आई थी। अदर प्रॉब्लम
जो प्लांटर्स थे यूजुअली इंसिस्टेड दैट, मतलब जो प्लांटर्स थे वो इंसिस्ट करते थे, रैयत से इंसिस्ट करते थे कि आप जो भी इंडिको की खेती करें, अगर आप इंडिको की कल्टीवेशन की जो खेती है वो आप बेस्ट सॉइल पे करेंगे। आप किस पे करेंगे? बेस्ट सॉइल इन विच पीसेंट्स प्रेफर टू कल्टीवेट, मतलब वो प्लांटर्स कहते थे कि आप बेस्ट सॉइल पे इसके कल्टीवेशन करिए। और बेस्ट सॉइल का कल्टीवेशन क्या, वो कौन से लैंड को प्रेफर कर रहे थे? वो राइस वाले लैंड को प्रेफर कर रहे थे, जहाँ पे राइस बोया जाता था उस लैंड को प्रेफर करके कह रहे थे कि आप लोग इंडिको का कल्टीवेशन यहाँ से करिए। इंडिको मोर ओवर हैड डीप रूट एंड इट एग्जॉस्टेड द सॉइल रैपिडली। जो इंडिको है उसका जो लैंड पे असर पड़ता था, क्या होता था, उसका बहुत ही डीप रूट था, बहुत ज़्यादा ही डीप रूट था, और वो एग्जॉस्ट मतलब जो सॉइल है वो जल्दी ही एग्जॉस्ट कर जाती थी, जल्दी ही एग्जॉस्ट करके ख़त्म हो जाती थी। आफ्टर एन इंडिको हार्वेस्ट द लैंड could not be sown with rice, मतलब अगर आपने उस खेत पर इंडिको की खेती कर ली, उस पर हार्वेस्ट कर लिया मतलब एक बार, तो कुड नॉट बी, उसके बाद से आप उस पर राइस की खेती नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद से अगर आपने वहाँ पे खेती कर ली, उसको हार्वेस्ट भी कर लिया, तो उसके बाद से आप वहाँ पर राइस की खेती नहीं कर सकते हैं, राइस की खेती आप वहाँ पर नहीं कर सकते हैं।